हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी का आज इंग्लिश का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आंसर की लेकर आई हूँ। अगर ये आपका पेपर कोड नहीं है तो आप अपने जो पेपर्स हैं वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी मैं यहाँ पर ये वाला पेपर डिस्कस करूँगी और सारे के सारे आंसर्स आपको बताऊँगी कि किस क्वेश्चन के आंसर में क्या आना था। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि आप लोग सारे वीडियोस तो बहुत ज़्यादा देखते हो, वो ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाता। सो इस बार आपको इस वीडियो को पूरा लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे जो आपका पहला पैसेज है वो किससे आया था? पहला जो पैसेज है उसका टॉपिक था आपका चैट जीपीटी से रिलेटेड था वो। इसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं, पूरे 10 स्मॉल पैराग्राफ्स का पैसेज था। Which of the following statement best summarizes the author's view about chat gpt? चैट जीपीटी के बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है जो ऑथर के व्यू को बेस्ट डिस्क्राइब करती है? तो इसका यहाँ पे आपका आंसर है, इट असेंबल्स एंड प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें प्रोफेसर ने क्या सजेस्ट किया था ऑथर के क्वेश्चन पे, आपको वो बताना था इन 40 वर्ड्स। यहाँ पे मैं आपको ये वाला थर्ड बता देती हूँ स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो वर्ड आना था वो क्या है? रीजनेबल। डिपेंडेबल, रिलायबल, रैशनल एंड रीजनेबल होना था। देन आपको एक बेसिक डिफरेंस बताना था राइट अप ऑफ चैट जीपीटी और ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा, उन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको बताना था। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑथर है उसने नोटिस किया कि जो चैट जीपीटी ने राइट अप प्रोड्यूस किया है उसमें एक इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, जैसा उसने इंग्लिश की क्लास में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की जो कमी थी, वो क्या कमी थी स्टूडेंट? वो कमी थी ओरिजिनलिटी की। किसकी कमी थी? ओरिजिनलिटी की उसमें हमें कमी देखने के लिए मिलती है। द ऑथर मूव्ड बाय द डैश, ऑथर किस चीज़ से मूव अप हो गया? जब उसने चैट जीपीटी की स्पीड देखी कि कितनी स्पीड से जो चैट जीपीटी है वो आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी होना था। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर ट्रू है। उसके बाद कोट करना है, कोट द आंसर ऑफ चैट जीपीटी अबाउट द गिवन पैसेज व्हेन इट वाज आस्क्ड वेदर इट वुड रिप्लेस रिसर्च इन फ्यूचर। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि जब चैट जीपीटी से ये सवाल किया गया कि क्या वो फ्यूचर में रिसर्च जो होती है उसको रिप्लेस कर देगा, तो उसने क्या आंसर दिया। तो उसका सेम टू सेम आपको आंसर यहाँ पे लिख देना था। जो शुरू होता था आपको दिखेगा पैसेज में, एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल ऐसे करके शुरू हो रखा है, वो पूरा आपको लिखना था। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका दूसरा टेक्स्ट था जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। द क्लाइमेट एंड लैंडस्केप इन उत्तराखंड वेरी ग्रेटली विद एल्टीट्यूड दे रखा है। ठीक है, ये सारा आपको उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का जो है स्टेट का एरिया, उत्तरकाशी के बारे में बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। पैसेज को हमेशा आपको डीप स्टडी उसकी करनी होती है। अब आपको यहाँ पे फिल करने हैं। जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है? The variance in climate and landscape of Uttarakhand as per paragraph 1 is marked by altitude आना था, ऊंचाई आना था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा altitude। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या आएगा आपका? फर्स्ट यहाँ पे आपका आना था क्लियर्ड। मोस्ट ऑफ द lowland forests are cleared due to the large scale agricultural practices, large scale agricultural practices। Based on the passage, which of the district has the lowest rainfall in Uttarakhand? पैसेज के हिसाब से उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम रेनफॉल होती है? तो पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बताया गया है हरिद्वार। रेनफॉल, रेन यूजुअली स्टार्ट्स जो है स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ अप्रैल एंड लास्ट अंटिल सितंबर। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका एंटोनिम यानी कि आपको ऑपोजिट वर्ड इसका बताना था। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा आपका एंड्स। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है, दिस मेक्स द स्टेट ऑफ उत्तराखंड प्रोन टू फ्लड ड्यूरिंग मॉनसून, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैसेज। ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना था पैसेज के हिसाब से। तो इसमें आप बताना था आपको दैट उत्तराखंड इज प्रोन टू फ्लड्स ड्यूरिंग द मॉनसून बिकॉज 78% ऑफ द एनुअल रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग दिस सीजन कॉजिंग हैवी रेनफॉल दैट कैन रिजल्ट इन फ्लडिंग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच टू डिस्ट्रिक्ट हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल इन द स्टेट।
तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बागेश्वर हैज द मैक्सिमम एंड हरिद्वार हैज द मिनिमम रेनफॉल इन द स्टेट। इसके बाद आपका एजर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन था, द टेम्परेचर वेरी वाइडली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये आपका एजर्शन है और यहाँ पर आपको इसका रीजन देना था, तो रीजन में आपको उसके एल्टीट्यूड के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। भाबर बेल्ट कैसे बनती है, तो ये आपने अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जो भाबर बेल्ट है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो ये बनती है मॉइस्ट डिसीडियस जो फॉरेस्ट होते हैं अपर गैंगेटिक प्लेन के वहां से। ठीक है, यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर के पास। फिर आपका नेक्स्ट था विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी नॉट ट्रू है, वो है आपकी बी वाली। ठीक है, द मीन मैक्सिमम एंड मीन मिनिमम टेम्परेचर के बारे में जो दिया हुआ है, ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि पैसेज के हिसाब से यहाँ पर आपका 10 to 20 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 10 to 12 डिग्री था, सॉरी 10 to 12 डिग्री सेल्सियस था। ओके, अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल का टॉपिक। और यहाँ पर मुझे पता है कि सारे जो बच्चे हैं इस वाले टॉपिक के आंसर्स को ज़रूर जानना चाहते हैं। 10 मार्क्स का आपका ग्रामर है और अभी मैं आपको सारे के सारे आपके आंसर्स बताने वाली हूँ। फर्स्ट क्या है आपका, बॉर्न इन 1872 रिचर्ड विल्स्टेटर वॉज अ केमिस्ट हु इन्वेंट्स नहीं होना था, क्या होना था, हु इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर आपका नेक्स्ट है, साहिल एंड सोमिल डिसाइडेड टू रीच द थिएटर एट 5 PM। यहाँ पे आपको इसका पूरा सेंटेंस रिपोर्ट करना था। तो राहिल राहिल आस्क्ड सोमिल विच मूवी दे वर गोइंग टू वॉच। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको इसमें एरर फाइंड करना है थर्ड वाले में। तो हर्डल, यहाँ पे आपका हर्डल नहीं होना था, इसका करेक्शन आपका क्या था, हर्डल्स था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है, आवर प्लेनेट इज प्रीशियस एंड ओनली वी डैश सेव इट। इसका क्या होगा, ओनली वी कैन सेव इट। तो हम क्या देख सकते हैं कि ग्रामर के अंदर कुछ क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। आई होप कि आपने ये वाले क्वेश्चन में कैन ही लगाया होगा, ये बहुत ही बेसिक है। फिर आपको अगले में भी करेक्शन फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करेक्शन फाइंड आउट करनी थी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। इन अर्लियर टाइम्स पब्लिक लाइब्रेरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, फिर आपको एक डायलॉग दिया हुआ है जिसको आपको पूरा रिपोर्ट करना है। द गार्ड ग्रीटेड द विजिटर एंड टोल्ड हिम टू पार्क हिज कार एट द विजिटर्स पार्किंग एरिया। एट दिस द विजिटर रिक्वेस्टेड हिम, विजिटर ने उसको रिक्वेस्ट किया to help him park his car in the visitors parking area. देन आपको एरर एंड सप्लाई करेक्शन, इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर जो आपका एरर है वो हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पे, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम ऑन बोर्ड फ्लाइट 487 फ्लाइंग फ्रॉम हांगकांग टू सैन फ्रांसिस्को, वी आर करंटली थर्ड इन लाइन फॉर टेक ऑफ एंड वर एक्सपेक्टेड टू बी इन द एयर इन अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स टाइम। तो ये पूरा आपको एरोप्लेन में जब आप जाते हैं तो ये सारा आपको सुनने के लिए मिलता है, प्री फ्लाइट अनाउंसमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो आपको इसका एरर यहाँ पे फाइंड करना था। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे वर नहीं आना था, आना था आर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, एंड आर एक्सपेक्टेड, यहाँ पे आपको वर दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका आपका करेक्शन हो जाएगा आर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ दिस डायलॉग। मदर आग्स रयान डैश, मदर ने क्या रयान से पूछा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर होता है डी, वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। फिर आपको नेक्स्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। द न्यूज अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर गेव मी डैश डिसअपॉइंटमेंट, गेव मी सम डिसअपॉइंटमेंट। ओके, सॉरी, गेव मी मच डिसअपॉइंटमेंट होगा इसका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 रह गए, लास्ट के 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आपका करेक्ट आंसर है विल। ओके, विल है इसका। द रोड्स हैव बीन वाइडन सो मच दैट 6 lanes ऑफ व्हीकल्स विल बी एकोमोडेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 का है आपका टू क्रिएट। ओके,
इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ हेल्दी एटमोसफेयर। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका इजी है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है माही। माही शर्क्ड, ठीक है, शर्क्ड होगा SHIRKED होना था। फिर आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आ जाता है जो आपने खुद से किया होगा, ठीक है। ये आपका लेटर था रिटेल मैनेजर के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट था दैट राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द लोकल डेली। यहाँ पे आपको अपना डीप कंसर्न दिखाना है जो ऊपर इशू दिया हुआ था उसके बारे में। और एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, आया ही हुआ था आई मीन। इसके बाद अब मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स के भी बताने वाली हूँ जो भी एमसीक्यूज वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। द यूज ऑफ फ्रेज प्राउड क्रैकल, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है स्टूडेंट प्राइड। एंड द वर्ड डेवर, डेवर इन द अबव एक्सट्रैक्ट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका गॉबल्ड, ओके। इसका मतलब होता है आपका गॉबल्ड। फिर आपका जो दूसरा वाला भी है आपका पैसेज, इसके भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, व्हाट इज लोमोव प्लीडिंग फॉर। जो लोमोव है वो किस चीज के लिए प्लीड कर रहा था, तो ही वॉज प्लीडिंग टू बी हर्ड। Then the peasants of your father's grandfather dash used to bake bricks for my aunt's grandmother. The peasants of your father's grandfather used to bake bricks for my aunt's grandmother, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफेक्ट डज द फॉलोइंग सेंटेंस हैव ऑन नटालिया। नतालिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा था आपको वो बताना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको फ्रेज दिया हुआ है। जो ये फ्रेज है कांट मेक हेड और टेल, कांट मेक हेड और टेल एड्स टू अ सेंस ऑफ डैश टू द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में सेंस ऑफ क्या लेकर आ रहा है, ये कंफ्यूजन लेकर आ रहा है। फिर आपका नेक्स्ट है अ टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, जो है इसमें पूछा था पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ये वाला क्वेश्चन काफी सारे बच्चे गलत करके आते हैं। इसका आंसर था आपका सिमिली। कौन सा यूज हुआ है, आपका सिमिली यूज हुआ है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बस वही बताना है कि कस्टर्ड बीइंग रेफर टू एज परसीवल, इसका क्या मतलब था, इसमें क्या आपको आयरनी देखने के लिए मिलती है, ये बताना था। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। द वर्ड अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अनमर्सीफुल का मतलब क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। Sorry, the word unmerciful is given context implies that Belinda is tickling custard excessively and without any pity or concern for his fear. क्या आना था यहाँ पे, Belinda is tickling custard, ठीक है, tickling custard excessively, ये आप इसमें लिख सकते थे। फिर आपका नेक्स्ट अमांडा वाली पोयम में से आया हुआ है स्टूडेंट्स। ये पोयम आपकी काफ़ी ज़्यादा इजी थी और हर एक बच्चे ने ज़रूर ये वाली पढ़ी थी, ठीक है। इसके जो हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो रिटर्न ही रहे हैं। यहाँ पे ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। अमांडा कॉल्स हरसेल्फ अ मरमेड बिकॉज, अमांडा अपने आप को मरमेड क्यों कहती है, बिकॉज अमांडा लॉन्ग्स टू बी फ्री लाइक अ मरमेड, क्योंकि वो एक मरमेड की तरह फ्री होना चाहती है। देन ये सारे आपके क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स जो कि आपके एग्जाम में आए थे। आई होप कि आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा गया होगा। ओके, जस्ट अ मिनट, आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर करना था। एक तो आपका भोली से आया था क्वेश्चन और एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी से आया था, ठीक है। सो अब जो भी आपके नेक्स्ट पेपर्स होंगे उन्हें हमारे पास व्हाट्सएप करना बिल्कुल मत भूलना। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।